अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था अबाउट साइटोप्लाज्म। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है वो होती है, और प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है वो। इसी तरह हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। अब राइबोसोम की सबसे पहले हम डिस्कवरी पढ़ते हैं। डिस्कवरी, राइबोसोम was discovered by पैलिड एक साइंटिस्ट था, उसने राइबोसोम को डिस्कवर किया कब? 1955 में। 1955 में राइबोसोम को डिस्कवर किया गया था। अब इसकी मीनिंग की तरफ आते हैं तो राइबोसोम का जो वर्ड है इसमें टू वर्ड्स है। एक है हमारे पास राइबो और एक है सोमा। तो राइबो जो है ये राइबोस से निकला है, राइबोस जो कि हमारे पास एक शुगर की एक टाइप है, और सोमा बॉडी। तो हमारे पास ऐसी बॉडी जिसमें राइबोस शुगर जो है वो प्रेजेंट हो तो उसको हम राइबोसोम कहते हैं। अब राइबोसोम की सिंथेसिस या फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? तो ये हमारे पास न्यूक्लियस में एक पार्ट प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास फर्ज करें न्यूक्लियस है, इसमें एक डार्क पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो है ये हमारे पास राइबोसोम की सिंथेसिस में मदद देती है। जब मैं न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा तो उसमें जो पार्ट है न्यूक्लियोलस, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राइबोसोम जो है किस तरह इधर सिंथेसाइज होती है। अब यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं थ्योरेटिकली के राइबोसोम इज synthesized in the nucleolus of न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस का एक पार्ट है जो कि हम न्यूक्लियस में डिस्कस करेंगे। अब इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं तो राइबोसोम की डिफिनीशन क्या है? राइबोसोम्स ये हमारे पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है। नॉन मेम्ब्रेनस और टाइनी ग्रेन्यूल पार्टिकल्स छोटे छोटे जर्रों की तरह है। हमारे पास यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास एक सेल है, सेल, यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर मैं एक और स्ट्रक्चर भी ड्रा करता हूं जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये मैंने क्यों ड्रा किया अब मैं आपको बताता हूं। इधर हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब है इस तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स। ग्रेन्यूल्स पार्टिकल्स, और वो किस तरह है? नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है। स्ट्रक्चर्स present in ribosome in cytoplasm। अब यहाँ पर दो इंस्टीट्यूट पॉइंट्स हैं कि हमारे पास सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, या तो वो फ्रीली या मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। तो इधर हम लिख लेते हैं आइदर इन फ्री फॉर्म are attached
टू सम ऑर्गेनेलीज, हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज है जिसके पास ये अटैच्ड होता है। यहाँ पर हम अक्रेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफिनीशन में भी हमने पढ़ा कि ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, एक फ्री फॉर्म में जो प्रेजेंट होती है पूरे साइटोप्लाज्म में, डिस्पर्स्ड होती है इस तरह से, और एक है मेम्ब्रेन बॉन्डेड राइबोसोम। ये हमारे पास प्रेजेंट होती है ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर, या ये मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम ड्रॉ किया है जो कि एक चैनल है ट्यूब्स का। यहाँ पर ये इस तरह से अटैच्ड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर, तो इसलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो हेल्प करती है, ये प्रोटीन जो है इनसाइड द सेल यूज होती है, और ये जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड राइबोसोम है ये जो प्रोटीन्स बनाती है ये हमारे पास सेल से एक्सपोर्ट होती है बाहर जहां पर ये रिक्वायर्ड हो। अब इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। टाइप्स जो है इसमें दो तरह के हैं, एक हमारे पास है 70S राइबोसोम और एक हमारे पास है 80S। 70S राइबोसोम जो है ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स, और 80S राइबोसोम जो है ये हमारे पास यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है। तो ये तो इसके दो टाइप्स हुए। अब इसको हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर, और इसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो ईच राइबोसोम is made up of two subunits, यानी दो सबयूनिट से मिलकर बना होता है प्रोकैरियोट राइबोसोम भी और यूकैरियोट राइबोसोम भी। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस जो है ये इस साइज से स्विडबर्ग जो यूनिट है ये 70S और ये 80S। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या मतलब है, फिर हम इसकी तरफ आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। हमारे पास ये जो इस स्विडबर्ग यूनिट हमारे जो सेल की स्टडी में मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स है, उसमें एक टेक्निक है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रैक्शनेशन। उसमें जो है हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब में हम इस तरह से कुछ लेवल होते हैं इस ट्यूब में, ये हमारे पास सेगमेंटेशन के लिए है। सेगमेंटेशन यानी इस लेवल तक जो सेल का कंपोनेंट इस तरह सेटल डाउन हो जाए यहाँ पर, तो ये हमारे पास फर्ज करें 40S, ये हमारे पास साइज को शो करता है। ये हमारे पास यूनिट है किस चीज का, साइज का। अब इस ट्यूब में हम सेल के मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स डालते हैं और इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं इस तरह से, और जो कंपोनेंट सेटल डाउन हो जाए चाहे यहाँ पर या यहाँ पर, तो ये मुख्तलिफ किस्म के लेवल इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि शो करता है कि इसका साइज क्या है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब स्विडबर्ग यूनिट है, ये एक साइंटिस्ट का नाम था। और ये सेगमेंटेशन, इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये सेगमेंटेशन लेयर इस तरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें दो किस्म के सेल्स हैं हमारे पास, एक है यूकैरियोट्स और एक हमारे पास है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। दोनों के जो राइबोसोम्स है वो दो सब यूनिट से मिलकर बने हैं, एक है 70S और एक है 80S।
तो 70S जो राइबोसोम है इसमें 2 सब यूनिट से, एक है 30S और एक है 50S। ये दोनों जब कंबाइन हो जाए तो 80S बनना चाहिए मैथमेटिकली, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सब यूनिट को मैं अलग इसमें डालता हूं तो ये हमारे पास 30S की सेगमेंटेशन पर सेटल डाउन हो जाएगा, और इसको अगर मैं डालता हूं तो 50S। लेकिन इन दोनों को अगर मैं आपस में मिलाऊं, फर्ज करिए हमारे पास लार्ज सब यूनिट है 50S और ये हमारे पास स्मॉल सब यूनिट है 50S, लेकिन इन दोनों को अगर मैं इस तरह कंबाइन करूं और फिर इस ट्यूब में डालूं तो इसका सेगमेंटेशन जो यूनिट है वो 70S आएगा। लेकिन इन दोनों को अगर मैं अलग करूं, सेपरेट करूं और फिर अलग अलग डालूं तो इसका 30S और 50S। इस तरह से हमारे पास हमारे पास 80S है, 80S और ये हमारे पास 60S और ये 40S। ये 70S प्रोकैरियोटिक का है। प्रोकैरियोट्स ये हमारे पास 40S ये हुआ और ये 60S हुआ। अब प्रोकैरियोट्स की बात हम करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में जो स्मॉल सब यूनिट है वो कितना है 30S और एक लार्ज सब यूनिट है वो है 50S। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो इसका सेगमेंटेशन जो यूनिट है वो 70S होगा, और इसको अगर सेपरेट करें, अलग अलग करें तो इसका जो सेगमेंटेशन यूनिट जो लार्ज का सब यूनिट है उसका सेगमेंटेशन यूनिट 50S होगा और स्मॉल का 30S सेपरेटली। और इस तरह इसका भी 60S और 40S। लेकिन अगर ये सेपरेट हो, अगर ये इस तरह कंबाइन हो जाए तो इसका फिर 80S और इसका 70S। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद एक और टर्म यूज होता है जिसको हम पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम हमारे पास जब ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे इस तरह से ये हमारे पास लार्ज सब यूनिट है और ये हमारे पास स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। मेनी राइबोसोम्स अगर इकट्ठे हो जाए मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम। ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को जो चीज कंबाइन एक दूसरे से कनेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब लास्ट में जब हम बात करते हैं फंक्शन की तो फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये हमारे पास किस चीज में मदद देती है? ये हमारे पास फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर होती है। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी किया हमारे पास दो टाइप के दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या फ्री फॉर्म है या अटैच्ड। तो मैंने आपको पहले भी बताया जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है, लेकिन वो प्रोटीन हमारे पास कहाँ पर यूटिलाइज्ड होती है? वो इनसाइड द सेल, और ये एक्सपोर्ट होती है आउटसाइड द सेल जहां पर रिक्वायर्ड हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक था राइबोसोम। इसके बाद हम फर्दर और भी टॉपिक्स डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।